Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 4, Climate of India. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे सराउंडिंग कंडीशन से। तो बेटा हमारा मानसून कितना अच्छा होगा ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन ईस्ट अफ्रीका में कैसी हैं, ईरान में कैसी हैं, सेंट्रल एशिया में कैसी हैं और तिब्बत में कैसी है। फिर से ध्यान से सुनो, हम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मानसून पढ़ रहे थे तो उसमें एक फैक्टर ये भी है कि इंडिया के मानसून के लिए आपको सराउंडिंग कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा। देखो, जो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन ईस्ट अफ्रीका में रहेंगी, ईरान में रहेंगी, सेंट्रल एशिया में रहेंगी, तिब्बत में रहेंगी, ये भी डिटरमाइन करेंगे हमारे मानसून की स्ट्रेंथ को। कितना अच्छा मानसून होगा, कितना ख़राब मानसून होगा, ये ईरान, अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका के टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा। यूजुअली हम देखते हैं कि रेनी सीज़न में ड्राई स्पेल्स भी होते हैं, जैसे आज पानी गिर गया, फिर 3 दिन नहीं गिरा, फिर चौथे दिन गिर गया, फिर 3-4 दिन नहीं गिरा, फिर गिर गया। तो ये जो ड्राई स्पेल होते हैं, ये ड्राई स्पेल भी एक तरीके से डिसाइड होते हैं टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन से, जो कहाँ होती है, ईस्ट अफ्रीका में, ईरान में, सेंट्रल एशिया में। अब हम बेटा एल नीनो इफेक्ट को पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। जो वेदर कंडीशंस होती हैं इंडिया में, उन्हें प्रभावित एल नीनो भी करता है। कई बार हम देखते हैं एल नीनो की वजह से वाइड स्प्रेड फ्लड आती हैं और कई बार ट्रॉपिकल रीजन्स में ड्रॉट भी आता है। जो एल नीनो है उसकी वजह से फ्लड आएगी और ड्रॉट आएंगे ट्रॉपिकल रीजन्स में। आई बात समझ में? फिर से ध्यान से सुन लो, वेदर कंडीशंस जो होती हैं इंडिया की, उन्हें प्रभावित करता है एल नीनो भी। एल नीनो की वजह से वाइड स्प्रेड फ्लड भी आती हैं, बाढ़ भी आती है और कई जगह सूखा भी पड़ता है। कहाँ पर? ट्रॉपिकल रीजन्स में। दुनिया के ट्रॉपिकल रीजन्स में ये ड्रॉट का कारण भी बनता है, वाइड स्प्रेड फ्लड का कारण भी बनता है। एल नीनो एक्चुअल में है क्या बेटा? ये नैरो वार्म करंट होती है, नैरो भी होती है और वार्म करंट होती है। गर्म जलधारा होती है, बहुत नैरो होती है, जो कई बार हमें दिखती है पेरू के कोस्ट पर। साउथ अमेरिका में बेटा जो पेरू का कोस्ट है उसमें सिर्फ कई बार 10 सालों में एक बार, 8 सालों में एक बार, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नहीं, क्योंकि अगर ऐसे होता तो एटाकामा डेजर्ट नहीं होता। अगर हर साल ये वार्म करंट वहाँ पर होती तो एटाकामा डेजर्ट नहीं होता। साउथ अमेरिका में है एटाकामा डेजर्ट, वो पेरू की कोल्ड करंट के कारण ही होता है। पर कई बार हम लोग देखते हैं कि वो जो पेरू की कोल्ड करंट है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है, वार्म करंट में कन्वर्ट हो जाती है। तो एल नीनो क्या है? एक नैरो वार्म करंट है। देखो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका हुआ, सॉरी फिर से बनाती हूँ, देखना, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये इस्थमस ऑफ पनामा और यहाँ पर है साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर है पेरू का कोस्ट। तो ये पेरू के कोस्ट पे ये पेरू की जो करंट है ये कोल्ड करंट होती है हमेशा। पर कई बार हम लोग देखते हैं बेटा 8-10 साल में एक बार कि पेरू के कोस्ट पर वार्म करंट अपेयर होती है ना? कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। ये एक रेगुलर फिनोमेना नहीं है। नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका के यहाँ पर ये पेरू की करंट होती है, ये हमेशा कोल्ड रहती है। सिर्फ कई बार 10 सालों में, 8 सालों में ये एक बार वार्म करंट में कन्वर्ट होती है, और जब ये वार्म करंट में कन्वर्ट होगी, कोल्ड नहीं रहेगी, तो ये सरफेस वाटर के टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा देगी। क्लियर हुई बात? और जब 10 डिग्री सेल्सियस से ट्रॉपिकल पैसिफिक वाटर के टेम्परेचर में चेंज आता है, तो ये पूरे ग्लोबल पैटर्न को, भले वो प्रेशर का हो, विंड सिस्टम का हो, इवन मॉनसून हो, इन सब को चेंज करके रख देता है। कहाँ का? इंडियन ओशन का। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से सुनो। देखो, जब ये जो वार्म करंट है बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है तो सरफेस वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। कितने डिग्री से? 10 डिग्री सेल्सियस से। ये जो वार्मिंग होती है पैसिफिक ओशन की, ट्रॉपिकल पैसिफिक वाटर की, ये पूरे के पूरे ग्लोबल पैटर्न को अफेक्ट करता है।
काय के प्रेशर के, विंड सिस्टम के, इंक्लूडिंग द मॉनसून विंड्स इन द इंडियन ओशन। प्रेशर में चेंजेस आएंगे, विंड सिस्टम में चेंजेस आएंगे, जो इंडियन ओशन से होती हुई जो मॉनसून विंड जाती हैं उसको ये अफेक्ट करेंगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंस ऑफ रिलीफ फीचर्स। ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं उसे सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं रिलीफ फीचर्स। अब रिलीफ फीचर्स माउंटेन्स हो सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वन ऑफ द रिलीफ फीचर माउंटेन्स हो सकते हैं, और यहाँ पर हम उसी को एग्जांपल के तौर पे पढ़ रहे हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल मिलती है। कहाँ पर? वेस्टर्न साइड में। ठीक है, और ये बैरियर की तरह काम करते हैं किसके लिए? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की तरह, जो कहाँ से आ रही होती हैं? अरेबियन सी से आ रही होती हैं। आप ज़रा ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, अब इस वेस्टर्न घाट्स की ये खासियत है कि ये किसकी तरह काम करता है? बैरियर की तरह। बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट। ये यहाँ से जो हवाएं अंदर की तरफ जाने वाली हैं अरेबियन सी ब्रांच से, ये उनको रोकने का काम करते हैं। बेटा देखो, हवाएं, ये माउंटेन की हाइट है, हवाएं यहाँ तक आती हैं और उन्हें लगता है कि आगे की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है मुझे, तो वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ती हैं हवाएं, टेम्परेचर उन्हें ठंडा मिलता है और हवाओं में जो मॉइस्चर होता है वो बादलों में बदल जाता है और यहीं पर क्या कर देता है? बारिश। जिस बारिश को हम कहते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल। ऑरोग्राफिक रेनफॉल वो रेनफॉल है जो माउंटेन्स की वजह से होती है। क्या होता है बेटा? ये रहा हमारा माउंटेन, हवा को यहाँ जाना है, अब माउंटेन जाने नहीं दे रहा, तो हवा ऊपर उठेगी। जैसे जैसे अब उठेगी ऊपर, ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हो जाएगी तो यहीं बनाएगी बादल और यहाँ कर देगी बारिश। ठीक है, और यहाँ पर वो हवा फिर जाएगी ड्राई, सूखी सूखी, और इस एरिया में कोई बारिश नहीं होगी। ये क्लियर होगा आप लोगों को। चलो, तो जो वेस्टर्न घाट है वो उन्हें हैवी रेनफॉल मिलती है ऑन द वेस्टर्न साइड, एज दे एक्ट एज बैरियर टू द साउथ वेस्ट मानसून विंड। साउथ वेस्ट मानसून विंड के लिए बैरियर का तरह काम करते हैं, जो कहाँ से आ रही होती है? अरेबियन सी से आ रही होती है। जो डेक्कन प्लेटू है उसे बहुत कम रेनफॉल मिलती है क्योंकि ये रेन शेडो एरिया में ही है। फिर से ध्यान से सुनो, ऑरोग्राफिक रेनफॉल में एक लीवर्ड साइड होती है और एक विंडवर्ड साइड होती है। कौन कौन सी साइड होती है बेटा? लीवर्ड और विंडवर्ड। मैंने इरेज इसलिए किया क्योंकि उल्टा बना दिया था बेटा। देखो, ये माउंटेन है तो ये होगी विंडवर्ड साइड, ठीक है, और ये होगी लीवर्ड साइड। तो यहाँ से हवाएं ऊपर गईं, ठंडी हो गई, बादल बना लिए, यहाँ बारिश हो गई, तो विंडवर्ड साइड में होती है हैवी रेन। ठीक है, वहीं पर लीवर्ड साइड में सूखी ड्राई एयर जाती है जिसमें मॉइस्चर नहीं होता, तो यहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं होती है। क्लियर है? चलिए आगे। चलो, तो डेक्कन प्लेट्यू से बहुत कम रेनफॉल मिलती है क्योंकि ये रेन शेडो एरिया में है। बेटा इसी को रेन शेडो एरिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर बारिश हो रही है तो ये रेन शेडो एरिया नहीं, ये रेन शेडो एरिया है क्योंकि यहाँ बारिश कम हो रही है। जो ईस्टर्न घाट है वो इंटरसेप्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स को, पर कोरोमंडल कोस्ट पे, और वहाँ पर बारिश हो जाती है। राजस्थान में जो अरावली रेंज है वो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के पैरेलल चलती है। फिर से ध्यान से देखो, ये रहा, तो यहाँ हवाएं अंदर जा रही हैं, माउंटेन रोक रहे हैं, तो इस एरिया को बारिश मिल जाती है। पर हमारे राजस्थान का तो केस ही अलग है। ये राजस्थान स्टेट है, ये अरावली माउंटेन है। अगर अरावली ऐसे होते तो हवाओं को रोकते और राजस्थान को भी बारिश मिलती, पर अरावली तो ऐसे हैं, तो अरावली सीधा पैसेज दे देते हैं हवाओं को जाने के लिए। क्या समझ में आया बेटा? देखो एक मिनट, पहले तो इसमें देख लो। ये वेस्टर्न घाट्स हैं तो ये विंडवर्ड साइड हो गई, यहाँ बारिश होगी, और रेन शेडो एरिया होगा, यहाँ कम बारिश होगी। अब मैं आपको राजस्थान दिखा दूँ। मैं 2 केस समझाना चाह रही हूँ बेटा आपको, देखो समझ में आ जाते हैं। तो अगर इस राजस्थान में इस तरीके से होता अरावली, तो हवाएं यहाँ टकराती, ऊपर जाती, ठंडी होती, यहीं बादल बनते और यहाँ बारिश हो जाती, तो राजस्थान के एक पार्ट को बारिश मिल सकती थी। पर एक्चुअल में जो अरावली रेंज है वो ऐसी है। ठीक है, तो जो विंड आती हैं मॉनसून विंड, वो सीधे सीधे चली जाती हैं, इससे टकराती भी नहीं है, ठंडी भी नहीं होती, तो बादल भी नहीं मिलती, इसलिए हमारे राजस्थान को बारिश नहीं मिलती है। तो अभी समझ में आया कि रिलीफ फीचर कैसे रेन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जो अरावली रेंज है वो पैरेलल चलती है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के
ये स्टॉप नहीं रख पाती मॉइस्चर लेडन विंड्स को, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती है। सिमिलरली जो सदर्न हिल है असम की, उसे ज़्यादा रेनफॉल मिलती है नॉर्दर्न हिल से। वही हुआ लीवड साइड और विंडवर्ड साइड। तो बेटा याद रखना कि असम की जो सदर्न हिल्स हैं उन्हें ज़्यादा रेनफॉल मिलती है किसके कंपैरिजन में, नॉर्दर्न हिल्स के कंपैरिजन में। बेटा अब हम मैकेनिज़्म ऑफ मॉनसून को पढ़ेंगे। तो अगर हम मॉनसून के मैकेनिज़्म की बात करें तो हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक होते हैं जिनके ट्रेडिशनल बिलीफ होते हैं, वो ट्रेडिशनल बिलीफ्स पे ही रिलाई करते हैं, और एक होते हैं जो मॉडर्न थ्योरीज़ की बात करते हैं। तो जब हम ट्रेडिशनल बिलीफ की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल बिलीफ में जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उनका कहना ये है कि जो डिफरेंशियल हीटिंग पैटर्न होता है लैंड का और सी का, ये ही कॉज होता है मॉनसून विंड्स का, ठीक है। गर्मियों में ज़मीन, पहले भी हमने बात की कि बेटा ज़मीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, सी देर से गर्म होती है, देर से ठंडी होती है। तो जब ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो जो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ हवाएं गर्म होंगी और ऊपर की तरफ चली जाएंगी। तो उस वैक्यूम को, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ है वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया से हवाएं आएंगी। तो हवाएं चलना चालू हो जाती हैं बेटा। ये हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं और यहाँ पर क्या दे देती हैं, इस एरिया को क्या दे देती हैं, रेनफॉल। दिस इज़ व्हाट द ट्रेडिशनल थ्योरी, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। तो जो ट्रेडिशनल बिलीफ है उनके हिसाब से मॉनसून का कारण होता है डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। ज़मीन और सी का जो गर्म होने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, इसी वजह से बारिश होती है, ऐसे ट्रेडिशनल बिलीफ है। गर्मियों में हम देखते हैं जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है लैंड के ऊपर तो लो प्रेशर डेवलप हो जाता है बेटा। जहाँ ठंडी रहेगी वहाँ हाई प्रेशर होगा, जहाँ गर्मी होगी वहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो जो हवाएं होती हैं नेबरिंग ओशन एरिया से वो ज़मीन की तरफ चलने लगती हैं और इन्हें ही मैरीटाइम विंड कहते हैं। यही रेनफॉल का कारण बनती हैं। ठंडियों में हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन ज़्यादा ठंडी होती है ओशन से और यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो हवाएं ज़मीन से सी की तरफ चलने लगती है। पर इस थ्योरी की बहुत आलोचना हुई है, बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया इस थ्योरी को कि ये वैलिड नहीं है। तो जो मॉडर्न थ्योरीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग एक अलग तरीके का मैकेनिज़्म है मॉनसून का। अब हम वो पढ़ेंगे। तो पहली जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है एयर मास थ्योरी। पहली जो मॉडर्न थ्योरी है जो मॉनसून की बात करती है वो है एयर मास थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रेड विंड्स होती हैं दोनों ही हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ट्रेड विंड्स होती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में भी ट्रेड विंड होती हैं। ये कहाँ पर मिलती हैं बेटा, इक्वेटर पे मिलती हैं। और इस रीजन को हम कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। फुल फॉर्म ऑफ ITCZ इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। फिर से ध्यान से सुनना बेटा। जो मॉडर्न थ्योरीज़ हैं उसकी पहली थ्योरी है एयर मास थ्योरी और इसके अकॉर्डिंग बेटा दोनों ही हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड्स हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, इक्वेटर पर मिलती हैं, जिस एरिया को हम बोलते हैं एरिया ऑफ ITCZ और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय असेंडिंग एयर, ठीक है, जहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। मैक्सिमम क्लाउड्स एंड हैवी रेनफॉल, हवाएं ऊपर जा रही हैं, बादल बन रहे हैं और हैवी रेनफॉल हो रही है। जब समर्स आती हैं, गर्मियाँ आती हैं, तो जो सन है वो शिफ्ट कर जाता है नॉर्थवर्ड, मतलब जो ITCZ है वो शिफ्ट कर जाता है किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है, ऑल्सो शिफ्ट नॉर्थ। पहले मेरी बात सुनो। जो ITCZ इक्वेटर पे बन रहा था, गर्मियाँ आते आते जून आते आते ये ITCZ कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। तो अब ITCZ यहाँ पर है, पहले ट्रेड विंड यहाँ मिल रही थी, अब वही ट्रेड विंड यहाँ मिलेंगी, इस एरिया में मिलेंगी। जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलने लग जाती हैं। किस फोर्स की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से बेटा। हवाएं जाना तो ऐसा चाहती हैं, आना तो ऐसा चाहती हैं, पर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है बेटा। देखो जरा ध्यान से सुनना। जब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इक्वेटर पे बनता है तो हवाएं यहाँ पर आकर के एक दूसरे से मिलती हैं,
और फिर यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती हैं। इसी एरिया में हम देखते हैं कि मैक्सिमम क्लाउड्स होंगे, हैवी रेनफॉल होगी। पर अब हम समर्स की बात करते हैं, जून की बात करते हैं, जब ITCZ यहाँ नहीं बनता, कहाँ पर बनता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो होता क्या है बेटा, यहाँ की हवाएं तो यहाँ आती हैं, यहाँ की हवाएं यहाँ पहुँचती हैं, फिर यहाँ पहुँचने लग जाती हैं। ठीक है, पहले यहाँ पहुँचती हैं फिर यहाँ पहुँचने लगती हैं कि तो मतलब ये बेचारी हवाएं कितना दूर का रास्ता तय करती हैं। पहले यहाँ से इक्वेटर तक पहुँचती हैं, फिर इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुँचती हैं। इसको एक बार और पढ़ो तो समझ में आएगा। गर्मियों में हम देखते हैं कि जो सन है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुँचता है। ITCZ अब शिफ्ट हो गया है कहाँ पर? नॉर्थ में, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी वहीं पर ITCZ बनेगा। तो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होती हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करके ब्लो करती हैं नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। किसके इन्फ्लुएंस में? कोरियोलिस फोर्स। धरती के घूमने के कारण बेचारी हवाओं भी घूम जाती हैं। ये जो डिस्प्लेस ट्रेड विंड्स हैं इन्हें हम साउथ वेस्ट समर मानसून कहते हैं। ठंडियों की बात करें हम तो जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो साउथ वर्ड मूव कर जाता है और जो नॉर्मल ट्रेड विंड होती हैं वो रीएस्टेब्लिश्ड हो जाती हैं। दीज आर नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून। देखो बेटा, जो ITCZ यहाँ बन रहा था वो ITCZ यहाँ बनेगा, पर जब ठंडियाँ आएंगी तो फिर से ITCZ शिफ्ट होगा, यहाँ आ जाएगा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा। तो वो ट्रेड विंड अब अपनी डायरेक्शन वापस से ले लेंगी, जैसी होती हैं वैसी, है ना। फिर से देखो, ठंडियों में जो हाई प्रेशर बेल्ट है वो मूव कर जाएगा साउथ वर्ड, तो जो नॉर्मल ट्रेड विंड है वापस से हो जाएंगी। दीज आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून। अब हम बात करेंगे बेटा जेट स्ट्रीम थ्योरी की। तो जो मूवमेंट होती है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू नॉर्थ ऑफ हिमालय, जो मूवमेंट होगी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम की किसके नॉर्थ में? हिमालय के नॉर्थ में। और जो प्रेजेंस होगी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वो कहाँ पर होगी? इंडियन पेनिनसुला पे होगी। बेटा ये सब गर्मियों में शिफ्ट कर जाता है। जो इक्वेटर पे रहता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, तो ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये भी शिफ्ट कर रही हैं ड्यूरिंग समर एंड पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन टाइम एंड ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ओवर इंडिया। और कहीं ना कहीं ये जो जेट स्ट्रीम होती हैं ये भी पार्शली रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके ऑनसेट के लिए? साउथ वेस्ट मानसून के लिए जो इंडिया में आएगा। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक, ठीक है, क्योंकि ये जो 4 सीजन्स है इसके रिगार्ड्स में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जानते हैं। तो बेटा जो हमारा इंडिया है वो डिवाइडेड है डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में, पर फिर भी इंडिया यूनिफाइड है किससे बेटा? 4 सीजन से। जैसे हम देखते हैं कि विंटर्स पूरे इंडिया में आती हैं, कुछ जगह बहुत सीवियर होती हैं, कुछ जगह लाइट होती हैं। समर सीजन भी पूरे इंडिया में होता है, कई जगह बहुत इंटेंस होता है, जैसे नदर्न प्लेन्स पर, थार डेजर्ट में, और कुछ जगह इसका इन्फ्लुएंस मॉडरेट होता है। सो क्लाइमेटिक जोन्स में तो इंडिया डिवाइडेड ही है कि भाई हमारे यहाँ ट्रॉपिकल जोन है आधा, इंडिया आधा सब ट्रॉपिकल जोन है। फिर आप हिमालयन के माउंटेन्स के टॉप नॉच पॉइंट पे पहुँचते हो तो वहाँ पर फ्रिजिड जोन वाले फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंडिया डिवाइडेड है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और फ्रिजिड जोन जैसे फीचर्स भी हमारे इंडिया में मिलते हैं। पर अब हम 4 मेन सीजन्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे इंडिया में यूनिफाइंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। पहला है हॉट ड्राई सीज़न जो मार्च से लेकर के मई तक चलता है। दूसरा है रेनी सीज़न जिसे हम सीज़न ऑफ साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं, जो जून में आएगा और सितंबर में ख़त्म होगा। पहले गर्मियाँ आती हैं, गर्मी के बाद बारिश होती है। फिर आता है सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। ये जो साउथ वेस्ट मानसून आया था अब ये वापस जा रहा है, रिट्रीट कर रहा है। ये टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। फिर कोल्ड सीज़न आता है जिसे हम सीज़न ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। ये आता है दिसंबर से फरवरी तक। फिर से मार्च से मई तक होता है हॉट ड्राई सीज़न। फिर आता है साउथ वेस्ट मानसून वाला सीज़न जिसे हम रेनी सीज़न भी कहते हैं। उसको
आने का जो टाइम है वो क्या है, जून से सितंबर तक रहता है मानसून सीज़न, बारिश होती है इस टाइम में। फिर आता है सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून आया था वो रिट्रीट कर रहा है, वापस जा रहा है। ये टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर, और दिसंबर से फरवरी तक ठंडियों वाला सीज़न होता है, जिसे हम सीज़न ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं। होप ये आपको क्लियर होगा। बेटा अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारे हॉट ड्राई सीज़न को, जिसे हम समर्स कहते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है बेटा, समर की बात है तो टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा हाई होगा। जैसे जैसे सन मूव करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, कब, मार्च में, तो टेम्परेचर हम देखते हैं बढ़ना चालू हो जाता है। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, ये रहा इक्वेटर। इक्वेटर से जैसे जैसे अपेरेंट मूवमेंट सन का किसकी तरफ होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आना चालू होता है। और ये कब से चालू होता है, मार्च से चालू होता है। पहले अपेरेंट मूवमेंट देखो, ये अगर इक्वेटर है तो अपेरेंट मूवमेंट यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और जून तक आते आते ये अपेरेंट मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुँच जाता है। तो जैसे जैसे सन की मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होती है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है पूरे नॉर्थ इंडिया में। फिर अप्रैल आता है, फिर मई आता है और जून आता है। जून आते आते तक तो टेम्परेचर बिल्कुल हाई होने लग जाता है, क्योंकि सन का जो अपेरेंट मूवमेंट है वो बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। 4 पोजीशन आपको बचपन में पढ़ाई गई होंगी। तो ये वाला जो टाइम होता है जब जून होता है, अपेरेंट मूवमेंट सन का किसके ऊपर होता है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है ना, कब, जून में। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, कहाँ का, नदर्न हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून ये समर मंथ्स होते हैं इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट में जो टेम्परेचर है वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। पर जब हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की, तो टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री तक पहुंचता है। फिर से ध्यान से सुनो, अगर हम मोस्ट ऑफ द पार्ट की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर रेंज 3 से 32 होती है। पर वहीं मैं डेक्कन प्लेट्यू की बात करूँ, गुजरात की बात करूँ, मध्य प्रदेश की बात करूँ, तो यहाँ टेम्परेचर 38 से 43 के बीच में होता है। मई में जो हीट बेल्ट होते हैं बेटा वो नॉर्थ की तरफ मूव कर जाते हैं। ITCZ भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर बनने लगता है, जो हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जब हीट बेल्ट शिफ्ट कर जाते हैं तो टेम्परेचर 48 डिग्री तक महसूस किया जा सकता है, एक्सपीरियंस होता है। और बेसिकली इसको अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो पहुंच जाओ थार डेजर्ट, राजस्थान। जो समर सीज़न होता है साउथ इंडिया में वो माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होता नॉर्थ की तरह। क्यों नहीं होता बेटा, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी के मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के कारण, लैंड ब्रीज के कारण, सी ब्रीज के कारण समर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होती हैं। तो बात समझ में आई बेटा कि हमारे साउथ इंडिया में टेम्परेचर माइल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होता नॉर्थ की तरह। ऐसा क्यों होता है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। जब सी के रोल को हम क्लाइमेट में पढ़ते हैं तो यही होता है, आप सी के जितना पास रहेंगे आपका टेम्परेचर उतना मॉडरेट रहेगा, माइल्ड रहेगा। जैसे जैसे आप सी के दूर जाते जाएंगे आपका टेम्परेचर उतना इंटेंस, ठंडियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होंगी, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्म होंगी। जो पेनिनसुलर सिचुएशन होती है साउथ इंडिया की, द पेनिनसुलर सिचुएशन ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें मॉडरेटिंग इफेक्ट आप देखते हो ओशन का, वो टेम्परेचर को कंपेरेटिवली कम रखता है। टेम्परेचर यहाँ पे 26 से 32 के बीच में रहता है, 26 डिग्री से 32 के बीच में रहता है। ड्यू टू एलिवेशन जो टेम्परेचर होता है हिल्स पे, वेस्टर्न घाट्स में, वो तो 25 डिग्री से भी कम होता है। एलिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हाइट पे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर आपको कम मिलता है ना। तो वेस्टर्न घाट्स की जो चोटियाँ हैं, जो हिल्स हैं, वहाँ पर टेम्परेचर तो 25 डिग्री से भी कम होता है। अब टेम्परेचर हमने पढ़ा बेटा, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर। जब हाई टेम्परेचर होता है सब कॉन्टिनेंट में तो इससे क्या होता है बेटा, लो प्रेशर क्रिएट होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है। ये इन्वर्स रिलेशन आपको बताया था ना कि टेम्परेचर अगर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो। देखो बेटा होता क्या है,
ये अर्थ का सरफेस है। अगर यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये जो सराउंडिंग एयर होगी ये हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा कभी भी धरती के पास नहीं रहती, लैंड के पास नहीं रहती, वो अपवर्ड मूव करने लगती है। जब ये सारी हवा ऊपर चली जाएगी बेटा, तो तुम्हें नहीं लगता अर्थ के इस पार्ट पे यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये हवाएं तो गर्म होके कहाँ चली गई हैं, ऊपर चली गई हैं। तो ये समझ में आया, जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर लो होगा। तो बेटा जब हाई टेम्परेचर हो जाता है सब कॉन्टिनेंट में तो लो प्रेशर होता है थार डेजर्ट, छोटा नागपुर प्लेटू में। जो सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं वो तो कूलर है, वहाँ तो हाई प्रेशर ही है अभी भी, है ना, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, थार डेजर्ट में। तो थार डेजर्ट, छोटा नागपुर प्लेट्यू में जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ लो प्रेशर है, बाकी आसपास के एरिया में तो टेम्परेचर कम ही है, तो हाई प्रेशर कंडीशन है। बाय द एंड ऑफ द मई के एंड तक जो हाई प्रेशर है वो कन्याकुमारी में डेवलप होता है और अरेबियन सी तक पहुँचता है। फिर से ध्यान से सुनना, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी ये रीज़न बनता है। इसी कारण मई के एंड तक हाई प्रेशर ही डेवलप रहता है। कहाँ पर बेटा, कन्याकुमारी में, और ये कहाँ तक होता है, अरेबियन सी तक होता है। पर बाय जून आते आते तक इनलैंड लो प्रेशर सिस्टम इंटेंसिफाई, पर जून आते आते तक जो लो प्रेशर सिस्टम है ये इतना इंटेंसिफाई हो जाता है कि ये मूव करने लगता है नॉर्थवर्ड। कहाँ पर, इंडस लोलैंड पर। बेटा फिर से सुनना, मई के एंड तक हाई प्रेशर रहता है कन्याकुमारी पर, और ये कहाँ तक रहता है, अरेबियन सी तक रहता है। पर जैसे ही जून आता है अंदर इनलैंड लो प्रेशर सिस्टम बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगता है, और कहाँ मूव करने लगता है बेटा, ये नॉर्थवर्ड। कहाँ पर मूव करने लगता है, इंडस लोलैंड एरिया, जो हमारे इंडस रिवर है उसके जो लोलैंड एरियाज़ हैं वहाँ तक लो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई होने लगता है। तो बेटा ये देखो आप, ये एरिया जो है यहाँ पर एयर प्रेशर को देखो आप कितना है, 998, 995। वहीं पर अगर हम इस एरिया को देखें तो कितना है यहाँ पर, 1008 MB, 1008 मिलीबार, 1004 मिलीबार, 1002 मिलीबार। पर वहीं पर जब आप इंडस के लो लैंड पर आते हो, यहाँ पर इंडस रिवर के लो लैंड मिलेंगे आपको, यहाँ पर आपका थार डेजर्ट मिलेगा, यहाँ पर प्रेशर 998 मिलीबार, 996 मिलीबार है। तो ये लो प्रेशर एरिया हो गया बेटा, और बाकी अभी पूरे इंडिया में कैसा एरिया है, हाई प्रेशर एरिया है। यहाँ पर भी देखो, और जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, अरेबियन सी में भी हाई प्रेशर एरिया है। बेटा ये विंड एंड रेनफॉल इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ये जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा हम लोग पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे बचा हुआ पार्ट, ठीक है। तो बेटा जैसे ही लो प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग जाता है नदर्न प्लेन्स में, तो ये विंड्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, चारों तरफ से हवाएं नदर्न प्लेन्स की तरफ आने लगती हैं। फिर से देखो, द लो प्रेशर ओवर द नदर्न प्लेन्स ड्रॉ विंड्स फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज़। जैसे यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर डेवलप है बेटा, तो चारों तरफ से हवाएं इस तरफ आएंगी। क्यों? क्योंकि ये लो प्रेशर एरिया का मतलब है हवाएं ऊपर चली गई हैं, तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आसपास से हवाएं आएंगी। जितना ज़्यादा लो प्रेशर होता है ना बेटा, उतनी, सपोज करो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो गया है क्योंकि सन की एपरेंट मूवमेंट है, तो सारी हवाएं यहाँ से ऊपर चली गई हैं, तो ज़ोर ज़ोर से तेज़ी से चलकर हवाएं इसकी तरफ आएंगी। ये मैं 3D नहीं बना पा रही हूँ, यहाँ से मैं ये जो हवाएं ये वाली ले गई, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये एरिया पे एपरेंट मूवमेंट है सन का, यहाँ से हवाएं ऊपर जा रही हैं, तो इन वैकेंसी को फिल करने दोनों तरफ से हवाएं आ रही हैं। और जितना ज़्यादा लो प्रेशर यहाँ पर होगा, जितनी तेज़ हवाएं ऊपर जाएंगी उतनी तेज़ी से ये हवाएं भी आएंगी। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स होती हैं, ये पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में क्या लाती हैं बेटा, रेन लाती हैं।
वेस्ट बंगाल में ये जो हवाएं इन्हें काल बैसाखी कहा जाता है, जिसका मीनिंग ही होता है कैलेमिटी। बेटा बहुत तूफ़ान आते हैं, लोगों की छतें उड़ जाती हैं, कई बार बहुत तेज़ बारिश भी होती है। और ये किस मंथ में होता है? बैसाखी के मंथ में होता है, इसीलिए इसे काल बैसाखी कहते हैं। बेटा इनका जो ओरिजिन होता है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में होता है, और ये ईस्ट वर्ड जाती हैं। इन्हें लेकर के कौन जाती हैं? वेस्टर्ली विंड्स। हाँ बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये हवाएं जा ईस्ट की तरफ जा रही हैं और लेके कौन जा रही है? वेस्टर्ली विंड। तो ये जो हवाओं का नाम होता है ना, ये वेस्टर्ली विंड का मतलब क्या है कि ये किसकी तरफ से आ रही होगी? वेस्ट की तरफ से आ रही होगी। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो हवाओं का नाम जिस तरीके से रखा जाता है, तो ऐसे मत समझना कि वेस्ट की तरफ जा रही हैं। बेटा ये वेस्ट से आ रही हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? वेस्टर्ली विंड। ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉर्वेस्टर। इन्हें हम नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये यूजुअली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही होती हैं। क्लियर है? ये जो हवाएं हैं ये हैवी रेन लाती हैं अप्रैल में और मई में। बेटा अब जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए मैंने ये मैप भी खोल लिया है। देखो ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं इन्हें? नॉर्वेस्टर। आई बात समझ में? नॉर्वेस्टर किसको कहते हैं? क्योंकि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ रही हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्टर। और फिर से सुनो, ये किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही हैं? ईस्ट। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये आ रही हैं नॉर्थ वेस्ट से और मूव किसकी तरफ कर रही हैं? ईस्ट की तरफ। अब तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा। बेटा क्लियर हुआ इसे नॉर्थ वेस्टर क्यों कहते हैं? ये यूजुअली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेंगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से मूव करेंगी। ये जो हवाएं हैं ये बहुत हैवी रेनफॉल लाती हैं अप्रैल और मई में, जो टी क्रॉप के लिए बहुत अच्छी होती है, जो कहाँ लगती है? असम में। असम की चाय के लिए अप्रैल मई में होने वाली ये रेनफॉल बहुत अच्छी होती है। जूट के लिए बहुत अच्छी होती है, राइस के लिए बहुत अच्छी होती है, जो कहाँ लगा है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का जूट, वेस्ट बंगाल का राइस बहुत ही बेनिफिट लेता है इस रेन से। लू क्या होती है बेटा? आप सबको पता है, गर्मियों में हम लोग खेलने जाते हैं, बाहर जाते हैं तो हमारी मम्मियाँ कहती हैं ना, ये केरी का पना पी लो, इमली का वो शरबत पी लो, क्योंकि लू लग जाएगी। प्याज अपने साथ रखो, खेलने मत जाओ, गर्मी में नहीं निकलो, मुंह बांध लो, तो मतलब कवर करके जाओ। लू स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई समर विंड्स होती हैं। लू क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती है, हॉट होती है, ड्राई समर विंड होती हैं, ड्राई विंड्स होती हैं, जो दोपहर के टाइम पे चलती हैं वेस्ट से। जो कब चलती हैं बेटा? मई और जून में चलती हैं। ये पूरा हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन, थार डेजर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। फिर से ध्यान से सुनो, लू क्या है? स्ट्रॉन्ग हॉट ड्राई समर आफ्टरनून विंड है, दोपहर में चलती हैं। लू स्ट्रॉन्ग भी है, हॉट भी है, ड्राई समर आफ्टरनून विंड है, जो वेस्ट से चलती है, मई जून में चलती है। पूरे वेस्टर्न गैंगेटिक प्लेन में देखने को मिलेगी आपको, नॉर्थ इंडिया में, पाकिस्तान में भी चलती है लू। इससे क्या होता है बेटा? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कुछ केसेस में तो हम देखते हैं लू की वजह से टेम्परेचर 45 से 50 तक जाता है। ये इट यूजुअली ब्रिंग्स अबाउट सीवियर ड्रॉट कंडीशन, और ये कॉमन है कहाँ पर? बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में और यूपी में। बेटा अब हम आते हैं मई में। मई के एंड तक, मई में नहीं, मई के एंड तक एक कंपैरेटिवली हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है कन्याकुमारी में, जो कहाँ तक चलता है? अरेबियन सी तक चलता है। ये डिनोट करता है प्री मानसून सिचुएशन को। फिर हम देखते हैं कि प्री मानसून शावर्स होते हैं, जो हमारे मैंगो के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए इन्हें केरला में मैंगो शावर भी कहते हैं। जो कर्नाटका के कोस्टल एरिया है यहाँ पर भी इन्हें मैंगो शावर कहते हैं, क्योंकि आम की फसल को पकने के लिए ये शावर्स बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि बेटा ये कर्नाटका में, केरला में मैंगो की क्रॉप के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इन्हें कहीं कहीं चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। ब्लॉसम शावर्स करस्पॉन्ड टू ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर ऑन कॉफ़ी श्रब्स। कॉफ़ी के जो श्रब होते हैं उसमें भी फ्लावर आने लगते हैं, तो इन्हें ब्लॉसम शावर भी कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं। ठीक है बेटा, रेनी सीज़न को हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में।